हेलो दोस्तों, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ ओनली आई एस बाई फिज़िक्स वाला के प्लेटफॉर्म पे। ओके, उड़ान 500 प्लस सीरीज़ में हमने इन्वायरमेंट सीरीज़ चला रखी है। हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रिक्वेस्ट है, आप जाओ हमारी चैनल पे ओनली आई एस एक्सटेंडेड, ये चैनल है, उस पर आप लोगों ने क्या करना है, कुछ नहीं करना। वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाओगे, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के नाम से प्लेलिस्ट होएगा उड़ान 500 प्लस सीरीज़ के लिए। तो आपको बस उस पर क्लिक करना है, आपको सारे सेशंस मिल जाएंगे जो लास्ट 1.5 ईयर्स के करंट अफेयर को कवर कर रहा है। और आपको पता है इन्वायरमेंट बेसिकली क्या है, करंट बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। स्टैटिक बेस्ड एक दो क्वेश्चन आएंगे, पर मैक्सिमम अगर 15 to 16 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से मैक्सिमम करंट अफेयर ही होंगे। तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपके इन्वायरमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करवा देगा। हमने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली ये वन स्टॉप सोल्यूशन आपके लिए तैयार किया। ओके, देन प्रीलिम्स 2023 पास में आ रहा है, हार्डली कुछ मंथ्स रह गए। तो ऐसे मोमेंट में ना मैं आपको एक अब्दुल कलाम जी के बारे में बताऊंगा। वो हमेशा क्या कहते थे कि देखो, अगर आपको सक्सेस पाना है, पहली बार सक्सेस भूल जाओ होता क्या है। आप सक्सेस के बारे में मत सोचो, आपका फोकस क्या होना चाहिए, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो। सिर्फ यही एक इम्पॉर्टेंट की है टू क्रैक दिस यूपीएससी एग्जाम। अगर आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होएगा तो देखो, प्रीलिम्स में जो करेज ऑफ कन्विक्शन चाहिए, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करना कौन सा सही है कौन सा गलत है, देन लिमिटेड नॉलेज जो हम पढ़ के आ रहे हैं उससे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस ही प्ले करता है वहाँ पे। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो पहली बार, एंड ऑब्वियसली हार्ड वर्क तो करना ही करना है। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सो जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी थे, उन्होंने क्या बोला कि कॉन्फिडेंस एंड हार्ड वर्क ये सबसे बेस्ट मेडिसिन है टू किल दी फेलियर। आई नो आप सबके अंदर एक थ्रेट आ रहा होगा, थ्रेट नहीं, आई वुड से एंजाइटी फियर्स राइज हो रहे होंगे कि क्या होएगा। अगर आप पहली एम के बारे में सोच लोगे तो कैसे सक्सेस पाओगे आप। सक्सेस भूल जाओ, फेलियर भूल जाओ, जस्ट आपके हाथ में क्या, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना एंड हार्ड वर्क, इस पर फोकस करो आप। ऑलराइट, ये आपने रख लिया, ऑफ कोर्स नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम बीइंग एन आईएएस ऑफिसर, राइट। जो भी आपकी मतलब चॉइस ऑफ सर्विस रहेगी, आईएएस, आईपीएस, फॉरेन, फॉरेस्ट, जो भी है। एंड हम लोग का हमेशा कंट्रीब्यूशन आपके साथ रहेगा ही। हार्ड वर्क हम कर रहे हैं अपने एंड से, आप लोग भी करो। ऑलराइट, ओके। कॉन्फिडेंस, हमारे नोट्स पढ़ो, नोट से आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आप। प्रीवियस के क्वेश्चन उठाओ आप, हमारे नोट से ऑब्वियसली आपको आइडिया लग रहा है कि ये सारे पीवाईक्यू के बेस्ड ही नोट्स बनाए गए हैं। ऑलराइट, करें स्टार्ट। सो अभी तक पिछले सेशन में हमने क्या कवर किया था, नेशनल इनिशिएटिव्स, जो इन्वायरमेंट की ट्रीटीज़, कन्वेंशन, इनिशिएटिव्स, ये सब थे। आज हम करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, राइट। ट्रीटीज़, कन्वेंशन जो साइन हुई है करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टैटिक वाली आप सबको आती है, अगर इसमें कुछ होएगा मेंशन स्टैटिक का तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, अदरवाइज स्टैटिक के सेशंस कवर कर लेना साथ में ये। ऑलराइट, तो आपका कॉम्प्रिहेंसिवली तैयार हो जाएगा। ओके, चलिए फिर। ओके, सो फर्स्ट जो न्यूज़ में थी, एम्बिशन ऑन मेल्टिंग आइस ग्रुप, ये न्यूज़ में थी, राइट। ये कब हुई थी, COP27 में, राइट। अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी UNFCCC की, तो वहाँ पे उसके पैरेलली ये एक ग्रुप बना था, एम्बिशन ऑन मेल्टिंग आइस ग्रुप। क्योंकि ये जो कॉन्फ्रेंस मीट होती है UNFCCC की, तो उस टाइम क्या होता है, सारे नेशंस आपस में आ रहे हैं, तो कुछ नेशन सोचते हैं कि हम भी अपना इनिशिएटिव स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे इंडिया ने स्टार्ट किया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस विद फ्रांस, तो ऐसी एम्बिशन ऑन मेल्टिंग आइस ग्रुप। तो अब देखो, इन ग्रुप्स को कैसे देखना है, पहली बार देखना है इन ग्रुप का ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट। कौन से एरिया पे फोकस कर रही है। देन थर्ड पॉइंट आपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखना है कि ये इंडिया पे फोकस है या नहीं है, और इंडिया इसका मेंबर है या नहीं है, ये एंगल से देखना है आपने। बिकॉज यूपीएससी ऐसे ही पूछेगा, ऑब्जेक्टिव कौन सी एरिया पे फोकस कर रहा है, कब सेटअप हुई थी, एंड इंडिया इसका मेंबर है या नहीं है, बस यही देखेगा, राइट। ओके, तो ये इनिशिएटिव किसने स्टार्ट किया है, देखो आई होप वर्ल्ड मैप बनाना आता है आप सबको। ओके, सो दो कंट्रीज़ हैं, एक कौन सी है, आइसलैंड, जहाँ पे आइसलैंडिक लो भी बनता है, राइट, पता है ना आपको। प्रेशर बेल्ट्स में आइसलैंडिक लो, एलुशन लो, आइसलैंड। एंड देन वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका एक कंट्री है, चिली।
सो इन दो नेशंस ने स्टार्ट किया ये एम्बिशन ऑन मेल्टिंग आइस ग्रुप, बिकॉज यहाँ पे क्या माउंटेन्स है। आइसलैंड भी देखो आर्कटिक सर्कल के पास लाई करता है, और चिली में क्या हाई माउंटेन्स है, एंडीज माउंटेन्स, और ये भी अंटार्कटिक सर्कल के पास लाई करता है। तो यहाँ के हाई माउंटेन्स जो है वहाँ की आइस क्या मेल्ट हो रही है, वाई? बिकॉज ऑफ सिंपल रीज़न, क्लाइमेट चेंज। ओके, तो अब आइस मेल्ट इंपॉर्टेंट क्या है? बिकॉज आइस क्या है, इट इज़ अ पेरिनियल सोर्स ऑफ व्हाट? रिवर वाटर। तो अगर आइस बहुत फास्ट मेल्ट होएगी तो रिवर का वाटर लेवल इंक्रीज होएगा, फ्लड कॉज करेगा, वहाँ की हैबिटेट्स जो रिवर के बैंक्स पे होंगी वो सारी इफेक्ट होंगी, राइट। और फ्यूचर में क्या होएगा, आइस मेल्ट हो चुकी होगी तो वाटर लेवल ऑफ रिवर्स फ्यूचर में डिक्लाइन करेगा। सो अगेन वाटर स्ट्रेस राइज होएगा वर्ल्ड ओवर। सो हम क्या चाहते हैं, क्लाइमेट चेंज को टैकल करें और आइस को मेल्ट होने से रोके। सो इसलिए न्यू ग्रुप सेट हुए, एम्बिशन ऑन मेल्टिंग आइस ग्रुप, राइट। सो जो रीजन्स होते हैं जहाँ पे परमानेंट आपको आइस मिलेंगे, फ्रोजन एरियाज, उनको हम क्या बोलते हैं, क्रायोस्फीयर। ये यूपीएससी ने पूछा भी था मीन्स में, 2017 की मीन्स में पूछा था क्रायोस्फीयर रीजन के बारे में। सो सारे हैरान थे क्रायोस्फीयर क्या होता है। देखो हम क्रायोजेनिक इंजन भी यूज़ कर रहे हैं, राइट। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं किसके लिए, सीड्स को कंजर्व करने के लिए। उसी से आप सोच सकते हैं क्रायो क्या हो गया, फ्रोजन एरिया। सो क्रायोस्फीयर, क्रायो मीन्स फ्रोजन, स्फीयर मीन्स पार्ट ऑफ अ अर्थ। तो वो पार्ट ऑफ द अर्थ जहाँ फ्रोजन वाटर मिलता है, फ्रोजन आइस। सिंपल, ऐसे भी क्रैक कर सकते हो। कभी कभार क्या होता है, ऐसे टर्म्स आप क्रैक कर सकते हो। यूपीएससी से न्यू टर्म्स इंट्रोड्यूस करेगी, पर अब लॉजिक लगाओगे तो हो जाएगा। ऑलराइट। सो अब ये सिर्फ पोलर रीजन्स नहीं है, ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड जहाँ जहाँ पे आपको फ्रोजन आइस मिलेगी, राइट, उसको हम बोलते हैं क्रायोस्फीयर, राइट। तो ये ध्यान रखना। तो ये किसने स्टार्ट किया, चिली एंड आइसलैंड ने, राइट। इसके और कौन कौन से मेंबर्स हैं हम देख लेते हैं वर्ल्ड ओवर। ये सारे इसके मेंबर्स हैं, राइट। चिली, आइसलैंड, पेरू, चेक रिपब्लिक, नेपाल, देखो साउथ एशियन नेशन एक नेपाल भी है, फिनलैंड, सेनेगल, किर्गिस्तान, किर्गिज रिपब्लिक बोलते हैं अब, समाओ, जॉर्जिया, जॉर्जिया पता है ना, कॉकेशियन माउंटेन वाला, ये न्यूज़ में रहता है, स्विट्ज़रलैंड पता ही है फेमस एल्प्स में, न्यूजीलैंड, मोनाको, वनुआटू, वनुआटू भी न्यूज़ में था, वाई? वहाँ का सी लेवल राइज हो रहा है आइलैंड्स में, पैसिफिक ओशन में, स्वीडन, टांजेनिया, लाइबेरिया, नॉर्वे, मेक्सिको। तो ये सारे। तो क्वेश्चन एक चीज़ आपको ऑब्जर्व जो इसमें करना है, साउथ एशियन नेशन एक ही है इसमें, नेपाल, इंडिया नहीं है। इंडिया में भी है ग्लेशियर्स, क्रायोस्फीयर रीजन है, पर स्टिल इंडिया इज नॉट इट्स मेंबर, ये ध्यान रखना। ओके ओके। नाउ नेक्स्ट जो राइज होता है COP27 आ गया। तो COP27 कहाँ हुआ था, शर्म एल शेख में, और कहाँ पे है लोकेटेड, इजिप्ट। ये अब मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया था, राइट। हाँ ये रहा, शर्म एल शेख इजिप्ट 2022 COP27, राइट। ये ध्यान रखना। तो इसका फोकस क्या रहेगा इस डिक्लेरेशन का, एम्बिशन और मेल्टिंग आइस ग्रुप का, कि रोल ऑफ क्रायोस्फीयर को प्रिजर्व करो, जो इसका इंपॉर्टेंट रोल है। सिंपली क्या रोल है आइस का रोल, यूपीएससी बार बार पूछती है आइस की इंपॉर्टेंस क्या है वर्ल्ड ओवर, एल्बिडो रेट मेंटेन करना अगर देखें क्लाइमेट वाइज। देन हाइड्रोस्फीयर में कैसे कंट्रीब्यूशन है इसका, इट कंट्रीब्यूट्स टू वाटर ऑफ द रिवर्स, वाटर जो पोर्टेबल वाटर है, जो लॉक्ड वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर, वो यहाँ पे मिल रहा है हमें, क्योंकि अदरवाइज 97.5% वाटर कहाँ पे है, ओशन में है, तो वो तो हम पी नहीं सकते, हमें टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी। तो फ्रेश वाटर हमें कहाँ पे, आइस ग्लेशियर्स में मिल रहा है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। देन इन्वायरमेंट वाइज कैसे इंपॉर्टेंट है ये, एल्बिडो हमने देख लिया। देन यहाँ पे स्पीशीज़, इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ वो इंपॉर्टेंट है, जैसे स्नो लेपर्ड हो गया, अंटार्कटिक रीजन में अंटार्कटिक क्रिल्स है, ये इंपॉर्टेंस है, राइट। सो देयर मेनी ऑर्गेनिजम्स, पोलर बियर्स, ये सब को ध्यान में रखना है, ऑलराइट। देन ह्यूमन जोग्राफी के एंगल से कुछ आइलैंड्स है, वो आइलैंड्स क्या होंगे, दे विल बी सबमर्ज्ड, सो दे आर फेसिंग, आइलैंड नेशंस आर फेसिंग, जो लो लाइंग रीजन्स है वहाँ पे फ्लड्स आ रहे हैं, सी लेवल राइज हो रहा है, राइट। ओके, सो क्रायोस्फीयर देख लेते हैं। क्रायोस्फीयर क्या होता है बेसिकली, ये वो पार्ट ऑफ द अर्थ है, क्रायो मीन्स आइस, स्फीयर मीन्स ग्लोब, अभी बताया मैंने। सो ये वो पार्ट ऑफ द अर्थ है विच इज़ कवर्ड इन आइस एंड स्नो, राइट। तो ये सिर्फ आर्कटिक एंड अंटार्कटिक रीजन नहीं होएगा, माउंटेन्स के ऊपर आइस कैप वाला रीजन, राइट। देन लेक एंड रिवर जो फ्रोजन होती है, जिसको परमाफ्रॉस्ट रीजन बोलते हैं, वो वाला भी हो सकता है कॉन्टिनेंटल में, राइट। देन सी के ऊपर सी आइस है, सी शेल्फ घूम रही होती है, उसको भी हम बोल सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल आपने टाइटैनिक देखी है, टाइटैनिक कैसे
वो सिंक हुई थी, क्योंकि वो किससे टकराई थी, आइस शेल्फ से। तो अब याद रहेगा आपको क्रायोस्फीयर राइट। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ओके, क्रायोस्फीयर तो ये अर्थ का 15% ऑफ एरिया कवर करता है, अर्थ का सरफेस। पर इशू क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सब मेल्ट हो रहा है। बेस्ट एग्जांपल अभी न्यूज़ में भी था, अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका के वेस्ट में एक ग्लेशियर है, थ्वेट्स ग्लेशियर, तो वो मेल्ट हो रहा है, राइट। ये न्यूज़ में भी था। सो इट इज़ रिट्रीटिंग, दीज ग्लेशियर्स आर रिट्रीटिंग, राइट। पर एक चीज़ ध्यान रखना, न्यूज़ में थी क्या, वर्ल्ड ओवर ग्लेशियर्स और यू कैन से क्रायोस्फीयर रीजन मेल्ट हो रहे हैं, पर हमें एक एनोमली मिली है जिसको बोलते हैं कराकोरम एनोमली। तो बेसिकली जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालयाज है, जो इंडिया का कश्मीर के ऊपर वाले रीजन है, कराकोरम रेंज है, तो वहाँ पे जो ग्लेशियर्स है वो क्या मेल्ट नहीं हो रहे, रिट्रीट नहीं हो रहे। तो ये एनोमली मिली है, रीजन अभी नहीं पता हमें, पर वी आर लुकिंग फॉर इट। क्लियर, एम्बिशन ऑन मेल्टिंग आइस ग्रुप, राइट। सो 15% ऑफ द अर्थ सरफेस एंड इट इज मेल्टिंग फास्टर। ऑलराइट, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। COP 25 पूछा, नॉट 27। कहाँ पे हुआ था ये, चिली में, ये ध्यान रखना, राइट। ये लिस्ट डाउन कर लेना। COP 21 तो पेरिस में था, राइट। उसके बाद से कहाँ कहाँ पे समिट्स हुए, एक बार लिस्ट डाउन कर लेना, बिकॉज एक्चुअली UPSC ये नहीं पूछेगी कहाँ पे हुई थी, वो ये पूछ लेगी वहाँ पे कोई डिक्लेरेशन साइन हुई थी, तो जौन सी सिटी में साइन मीट हुई होती है उसके नाम पे डिक्लेरेशन होता है, राइट। तो इसलिए पूछ सकती है UPSC, राइट। ओके, देन हमें पता है कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 में हुआ था, राइट। उसकी भी 15 COP मीट हुई थी, कहाँ पे हुई थी, अबिडजान, राइट। ये ध्यान रखना। ओके, अब देखो, अभी उसकी एक मीट हुई थी, कहाँ पे, कन्विंग डिक्लेरेशन हुई थी, राइट। ये कन्विंग कहाँ पे है, चाइना में। इसकी दो जगह हुई थी, कन्विंग में और एक कनाडा में। तो डिक्लेरेशन हम ऐसे कलेक्टिवली बोलते हैं, कन्विंग मॉन्ट्रियल। तो एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, किसी एक वीडियो में था जिसमें प्रोटेक्टेड एरियाज़ वाले में, हाँ, कि डिक्लेरेशन में हमने एक ऑब्जेक्टिव है, फीचर है कन्विंग मॉन्ट्रियल में। क्या ऑब्जेक्टिव है, 30x30, कि 30% ऑफ एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड हमें अचीव करना है। दैट मीन्स 30% ऑफ द वर्ल्ड एरिया शुड बी अंडर प्रोटेक्टेड एरिया, जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मरीन प्रोटेक्टेड एरिया, वो डिक्लेयर कर दो बाय 2030। तो 30% बाय 2030, इसलिए 30/30 टारगेट बोलते हैं, ओके। ये ध्यान रखना। और जो अबिडजान वाला है वो कौन सा है, UNCCD है, ये ध्यान रखना। नोट, ये जो हम बात करें, हम बात करें यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये कहाँ पे, कन्विंग एंड मॉन्ट्रियल, 2 फेज में हुआ था लास्ट ईयर। और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन कहाँ हुआ है, UNCCD में, ओके। ये ध्यान रखना। और COP UNFCCC का कहाँ हुआ है, इजिप्ट में, ध्यान रखना। क्लाइमेट चेंज वाला कहाँ पे हुआ है, इजिप्ट में हुआ है, शर्म एल शेख। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहाँ पे है, कन्विंग एंड मॉन्ट्रियल। डेजर्टिफिकेशन वाला कहाँ पे है, अबिडजान, ये ध्यान रखना, राइट। ओके, तो थीम क्या था CBD का, इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ ऑन अर्थ, राइट। ओके, तो उसने क्या दिया था, CBD स्ट्रेटजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी 2011 to 20, तो उसको रिव्यू किया था हमने कि हमने लास्ट डिकेड में क्या अचीव किया, ऑलराइट। बाकी डिक्लेरेशन में क्या होएगा इसके, सेम वही चीज़ें कि आप मेन स्ट्रीम करो बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन, कि आप क्या करो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आप इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बना रहे हो तो उसमें इन्वायरमेंट एंड सोशल एस्पेक्ट को भी कंसिडर करो, सिंपल। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में आप इन्वायरमेंट की पॉलिसीज़ को भी लिखो, सिंपली इट इज सेइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पर ये किस वे से बोल रहा है, मेन स्ट्रीम दी बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, एंड ह्यूमन हेल्थ आ गया, सोशल एस्पेक्ट, तो आ गया ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। और ह्यूमन हेल्दी रहना है या इन्वायरमेंट हेल्दी रहे तो क्या होता है, बेस्ट वे बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करो। बायोडाइवर्सिटी में क्या होता है, फूड चेन मेंटेन करो, एपेक्स प्रेडेटर्स, जैसे हम स्नो लेपर्ड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, टाइगर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं डिफरेंट लोकेशंस में, चीतास को लेके, वो सब क्या है, बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्वेशन के मेथड्स हैं, राइट। ओके, 30/30 टारगेट, अभी मैंने बताया आपको कि 30% ऑफ अर्थ लैंड ओशंस प्रोटेक्टेड स्टेटस बाय 2030। दैट मीन्स 30% ऑफ अर्थ का एरिया, लैंड एंड ओशन को मिला के, इट शुड बी हैविंग प्रोटेक्टेड स्टेटस बाय 2030,
क्लियर, ऑलराइट। और हाँ, ये याद कर लेना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 गोल्स है, याद रहेंगे। SDG 1 के नो पॉवर्टी, सेकंड जीरो हंगर, थर्ड गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फोर्थ क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी फिफ्थ, सिक्स्थ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सेवन्थ अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, एट्थ डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नाइन्थ इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, टेंथ रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़, देखो सोशल एस्पेक्ट आ गया, इंक्लूसिव, 11th सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, 12th रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, देखो सॉलिड वेस्ट पे हमने कितना डिस्कस किया था लास्ट टाइम, सॉलिड वेस्ट, ई वेस्ट, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सर्कुलर इकोनॉमी, सब इसके अंदर है। 13 क्लाइमेट एक्शन, 14 लाइफ बिलो वाटर, 15 लाइफ ऑन लैंड, 16 पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, यही हम बिल्ड कर रहे हैं। 17 पार्टनरशिप फॉर गोल्स, ये COP वगैरह, एम्बिशन ऑन क्लाइमेट, मेल्टिंग आइस ग्रुप, ये सब क्या है, पार्टनरशिप फॉर दी गोल्स ही है, राइट। सो 17 गोल्स ध्यान रखना, ऑलराइट। क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके क्या कह रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर लोकेटेड इन ट्रॉपिकल रीजन्स, ओनली लिखा है, नहीं ट्रॉपिकल से बाहर भी है, सब ट्रॉपिकल रीजन्स, दिस इज रॉन्ग। इंडिया हैज़ 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, दैट इज ईस्टर्न हिमालयस, वेस्टर्न घाट्स, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ये रॉन्ग है। 3 है इंडिया के पास, वेस्टर्न घाट्स वाला रीजन, राइट, हिमालयस वाला रीजन, हिमालयस को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, और जो अंडमान निकोबार है वो थर्ड हो गया, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न हिमालय एंड अंडमान निकोबार, ये 3 रीजन हम ऐसे डिवाइड करते हैं, राइट, क्लियर। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, सो 4th इज द आंसर, करेक्ट पूछ रहा है, ऑलराइट। स्टॉकहोम 50 + 50 क्या कहता है ये, बताओ, आपके दिमाग में आना चाहिए स्टॉकहोम 50 होता क्या है। ओके तो स्टॉकहोम 50 के बेसिकली ये भी क्या है कि हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए इनिशिएटिव है। ओके तो बेसिकली क्या बोल रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे इट्स हाई टाइम कि हम इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को भी डिबेट करें, स्पेशली UN लेवल पे, ये कह रहे हैं। और इंटरनेशनल लेवल पे कैसे हो कि सिर्फ इंटर गवर्नमेंटल ना हो, साथ में आप प्राइवेट प्लेयर्स को भी इन्वॉल्व करो, एंड प्रॉपरली किसकी बीच में इंट्रैक्शन हो, डेवलप नेशन जो इंडस्ट्रियलाइज नेशंस है, साथ में डेवलपिंग नेशंस, तो डेवलपिंग नेशंस को भी इक्वल इंपॉर्टेंस दो। सो दिस इज अबाउट दिस स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, स्टॉकहोम +50। तो ये किसने किया है, स्टॉकहोम +50, ये गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन ने होस्ट किया था, राइट। ओके ये ध्यान रखना, इसका एम क्या है, हेल्दी प्लैनेट बिल्ड करना, वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला, हेल्दी प्लैनेट बिल्ड करना है, राइट। ओके और ये किसको कमेमोरेट कर रहे हैं, 1972 में, याद करो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके बाद ही UNEP इस्टेब्लिश हुआ था स्टॉकहोम, उसको कमेमोरेट करने के लिए 1972 के बाद 2022, तो 50 ईयर्स हुए हैं। और तब हमने एक्चुअल सीरियस हुए थे कि हाँ इन्वायरमेंट इश्यूज आ रहे हैं सोसाइटी में, तो उसको डिबेट करो इंटरनेशनल लेवल पे। सो इट adopted environmental issues at the forefront of the international concerns and dialogue between industrialized and developing nations, ये ध्यान रखना स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का, ऑलराइट। और ये अभी बताया मैंने, इट लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ व्हाट, UNEP, 1972 के बाद ही स्टैब्लिश हुई थी UNEP, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ऑलराइट। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके फर्स्ट UN इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी, स्टॉकहोम, अभी बताया 1972 में, सी इज द आंसर, ऑलराइट। ओशंस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ट्रीटी, देखो अभी तक हम जो बायोलॉजिकल डिवर्सिटी और यू कैन से बायोडाइवर्सिटी हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम लैंड पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ओशन पे अभी इतना हम ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि ओशन अभी प्रॉपरली स्टडीड नहीं है, पर स्टिल नाउ यूनाइटेड नेशन क्या बोल रहे हैं कि अब हमें ट्रीटी साइन करनी पड़ेगी ओशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे, अब उसको भी प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपने मैरीटाइम जोन्स तो बना रखे हैं, टेरिटोरियल सी, कॉन्टिग्यूस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, उसके बाद हाई सीज, तो
एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक तो कोस्ट से लेके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल्स, वहाँ तक तो देखो कोस्टल स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोटेक्ट करना। बट व्हाट अबाउट हाई सीज एरिया, वहाँ पे भी तो हमें प्रॉपर प्रोटेक्शन ज़रूरी है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी तभी हम कर सकते हैं। हम इंटरनेशनल बॉडी पे तो छोड़ नहीं सकते। अभी कौन देख रहा है? इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी यही देख रहा है जो यूएन क्लॉज के अंदर सेटअप की हुई है। पर स्टिल इट उसको फंडिंग चाहिए, फोर्स चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, रिसर्च करने के लिए टीम चाहिए, साइंटिस्ट। सो इसलिए इट्स हाई टाइम कि गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी साइन करो, राइट। ओके, सो ट्रीटी क्या कह रहा है? एक तो ब्लू इकॉनमी पे फोकस करो कि आप एड्रेस करो कि जो मैरीटाइम बायोडाइवर्सिटी आपको बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ नेशनल मैरीटाइम जोन्स, नेशनल मैरीटाइम जोन अभी बताया मैंने, राइट। जो बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं हाई सीज, तो वहाँ पे आपको परमिशन चाहिए आई से, तो प्रॉपर्ली एड्रेस करो ताकि कंट्रीज़ उनको यूज़ भी कर सके। ब्लू इकॉनमी बिकॉज लैंड के रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, राइट। देन अब ब्लू इकॉनमी रन कर रहे हो तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इफेक्ट होगी। तो सेम जैसे हम बोलते हैं कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, क्या करना चाहिए? कोई रिसोर्सेज है तो उसका वाइस यूज़ हो, देन उसकी शेयरिंग करो। आप जो भी आप क्या कहते हैं वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको बेनिफिट शेयरिंग करनी पड़ेगी, राइट। साथ में R&D, यही 3 फीचर्स है कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इवन हमारे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 का यही है। सो इसी को ही एड्रेस कर रहा है ओशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ट्रीटी कि आप ब्लू इकॉनमी रिसोर्सेज यूज़ करो, आप एड्रेस करो जेनेटिक रिसोर्सेज, राइट, प्रोटेक्ट करो, बेनिफिट शेयरिंग, एरिया बेस्ड मैनेजमेंट, प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर करो, प्रॉपर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करो और कोई प्रोजेक्ट है, एंड मरीन टेक्नोलॉजी को एक्सेसिबल करो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास भी हो, और एम्पावर करो। अब देखो इसमें क्या बोल रहे हैं? राइट ऑफ कंपनी को एम्पावर करो कि वो एक्सप्लोरेशन कर सके। क्लियर? वही जनरल पॉइंट्स है जो हमारे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के पॉइंट्स है, वही इसमें। बस ध्यान रखना ये ड्राफ्ट है, अभी हुई नहीं है, दिस इज अ ड्राफ्ट, ऑलराइट, फर्स्ट टाइम होगी। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके, क्या कह रहे हैं? With reference to the United Nations Convention on the Law of Sea, वही UN clause, consider the following statements. A coastal state has the right to establish the breadth of its territorial sea up to a limit not exceeding 12 nautical miles, measured from the baseline determined in accordance with the convention. Yes, ये कोस्ट लाइन है उसकी अप टू 12 नॉटिकल माइल्स तक। वो क्या होता है? कोस्टल वाटर्स होते हैं, ट्रू, या इंटरनल वाटर्स बोलते हैं। शिप ऑफ ऑल स्टेट्स वेदर कोस्टल और लैंडलॉक्ड enjoy the right of innocent passage through the territorial sea. True, right? Exclusive economic zone shall not extend beyond 200 nautical miles. Yes, कोस्टल से 200 nautical miles तक क्या आता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अभी होता है फ्रॉम द बेस लाइन, ये ट्रू। सो ऑल 3 आर करेक्ट, करेक्ट पूछ रहे हैं, डी इज द आंसर, राइट। ऑलराइट, ऑलराइट, ये नया कॉन्सेप्ट आया कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स। ये होता क्या है? देखो, ये नेशन ए, ये नेशन बी। अब सपोज नेशन बी ने कुछ गुड्स प्रोड्यूस किए, अब उसकी फैक्ट्री ने क्या किया? कुछ गैसेस रिलीज़ की, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ की। कितनी रिलीज़ की? सपोज उसने 100 टन यूज़ रिलीज़ की, कुछ भी मान लो फिक्टिशियस नंबर, हाइपोथेटिकली 100 टन, राइट, और वो गुड प्रोड्यूस की। अब वो क्या कर रहा है? कंट्री बी गुड्स को एक्सपोर्ट करे कंट्री ए में, तो वो इम्पोर्ट कर रहा है, राइट। अब कंट्री ए क्या कर रहा है? वो इन्वायरमेंट की तरफ इंक्लाइंड है, वो कह रहा है कि हम क्या प्रमोट करेंगे? SDG 12 क्या है? रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। क्या कह रहा है? SDG 12 रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। तो रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन में क्या आता है? देखो, कंजम्पशन ए एक्ट कर रहा है, प्रोडक्शन में भी क्या है कि आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली वे में गुड्स को प्रोड्यूस करो कि कार्बन इम्पैक्ट ना हो, बायोडाइवर्सिटी इम्पैक्ट ना हो,
बेसिकली इन्वायरमेंट को थ्रेट नहीं होना चाहिए। तो पर क्या हो रहा है, जब आपने गुड्स प्रोड्यूस किए उससे कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रहा है, तो वही अब यही कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल है फॉर क्लाइमेट चेंज। तो ये क्या कर रहा है, टू डिस्करेज बी टू प्रोड्यूस गुड्स यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स या फिर कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन रोकने के लिए। तो ये क्या करेगा, सपोज गुड्स का प्राइस 10 है प्लस साथ में टैक्स लगा देगा। टैक्स कितना होएगा, जितना उसने कार्बन डाइऑक्साइड एमिट किया। सो कार्बन एमिशन बेस्ड वो टैक्स लगाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स। सो ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट्स बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ कार्बन एमिशंस रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इन क्वेश्चन। सिंपल, बस इतना ही ध्यान रखना है इसके बारे में। तो ये एक्चुअली कौन लेके आया है, ये प्रपोज किया यूरोपियन नेशन ने। तब अभी COP जब हुई थी UNFCCC की शर्म एल शेख में, राइट, COP 29 थी तो वहाँ पे। और किसने किया, इप्सा, राइट। ब्रिक्स है, ब्रिक्स में से आर हटा दो बस, ब्रिक्स हो गए ये सारे, इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। तो ये सारी के इमर्जिंग नेशंस है, इनको तो अभी फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करना है, तो ये तो एमिट करेंगे। अब ऐसे तो उनकी गुड्स नहीं बेच पाएंगे, तो फिर एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, हमारा फॉरेक्स नहीं आएगा, इकॉनमी गिरेगी, राइट। सो दिस इज राइट। सो यूरोपियन यूनियन ने क्या बोला, हम ये स्टार्ट करेंगे कब से, 2026 से। अभी किया नहीं है पर 26 से करेंगे हम स्टार्ट, ओके। और इसने बोला हम लिमिटेड सेक्टर्स पे ही फोकस करेंगे। कौन कौन से, इलेक्ट्रिसिटी, आयरन एंड स्टील, फर्टिलाइजर, एल्यूमिनियम एंड सीमेंट। अभी इन पे स्टार्ट करेंगे, फिर बाद में। तो ये ध्यान रखना, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन ऑल सेक्टर्स, नो, ओनली फ्यू सेक्टर्स, लिमिटेड सेक्टर्स यू कैन से, राइट, ये ध्यान रखना, ओके। इम्पैक्ट तो वही रहेगा इसका। इंडिया पे क्या इम्पैक्ट रहेगा, इंडिया की इंडियन इंडस्ट्री इम्पैक्ट होगी, एक्सपोर्ट हमें करना है वो गिरेगा। ऑलरेडी के EU हमारा वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग डेस्टिनेशन है, 17% ऑफ गुड्स जाता है हमारा, तो देखो कितना इफेक्ट होएगा हमारा, राइट। और इसमें से 17% में से क्या है, देखो जो टोटल हमारा 100% एक्सपोर्ट जा रहा है, उसमें से 16% ऑफ गुड्स जो है एक्सपोर्ट हो रहा है, वो फॉल होएगा अंडर दिस मैकेनिज्म, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स। तो ये तो 6% ऑफ गुड्स इफेक्ट होंगे, मेजर नहीं हो रहा पर स्टिल 6% भी बहुत होते हैं, राइट। तो मैक्सिमम कौन सी इम्पैक्ट होगी हमारी, बिकॉज हम मेजर एक्सपोर्टर किसके, आयरन एंड स्टील गुड्स, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इफेक्ट होगी, उसके बाद एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, तो ये मैक्सिमम इफेक्ट होगी, राइट। तो आप ये रीड कर सकते हो। ओके, सो बेसिकली क्या है, बेसिक कंट्रीज वही ब्राज़ील, इंडिया, साउथ अफ्रीका, चाइना, इन्होंने कहा है कि ये यूनिलैटरल स्टेप है, इट विल ट्रेमेंडसली अफेक्ट आर एक्सपोर्टिंग सेक्टर, ओके। और ये किसके अगेंस्ट जाता है, आप यूनिलैटरली नहीं लगा सकते, बिकॉज UNFCCC में क्या बोलता है, उसमें एक बेसिक प्रिंसिपल है, पहले तो CBDR था, अब क्या हो गया, RC लगा दिया। ये भी डेवलप्ड नेशंस की मतलब ट्रिक की वजह से हुआ है। CBDR क्या होता है, कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज़। तो देखो, जिन्होंने बहुत टाइम से, जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुए थे, यूरोप एंड US यही रिस्पॉन्सिबल है फॉर एमिशन ऑफ कार्बन, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एमिशन को रोके और मेजर्स ले कार्बन को सिक्वेस्ट्रेशन करने के लिए, कार्बन को एब्जॉर्ब करने से एटमॉस्फेयर के लिए। पर आप क्या करो, डेवलपिंग नेशंस को ग्रोथ से ही रोक रहे हो, उनको पहली बोलो फॉसिल फ्यूल यूज़ नहीं करना, आप खुद ने तो ग्रोथ कर ली पर हमारी नहीं होने दे रहे। सो दिस मैकेनिज्म ऑल्सो गोस अगेंस्ट दिस प्रिंसिपल ऑफ UNFCCC, राइट। साथ में क्या है, आप ठीक है टैक्स लगा लो, पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, ये कह रहे हैं कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है यूरोपियन यूनियन एंड वेस्ट नेशंस की, USA, कि आप डेवलपिंग नेशंस को टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करो, फाइनेंस भी प्रोवाइड करो। आप ये सब प्रोवाइड कर नहीं रहे, पर आप क्या कर रहे हो, बस टैक्स लगा के हम नेशंस मतलब डेवलपिंग नेशंस की ग्रोथ रोक रहे हो। सो ये रॉन्ग है, राइट। सो ये रीड कर लेना, ऑलराइट, ओके। सो क्वेश्चन सॉल्व करो। ये ऐसे UPSC ने एक बार पूछा था, यूरोपियन यूनियन का कौन सा इनिशिएटिव था, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन था ये। तो ऐसे ही कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स कौन लेके आ रहा है, यूरोपियन यूनियन, तो ऐसे न्यूज़ में आ सकता है, राइट। तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग अडॉप्टेड अ लॉ ऑन डेटा प्रोटेक्शन प्रिवेसी फॉर इट्स सिटीजन्स नोन एज जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, राइट। तो कौन लेके आया था, यूरोपियन यूनियन। तो ऐसे UPSC पूछ लेती है।
ऑलराइट, ऑलराइट, नेक्स्ट लेड आईटी इनिशिएटिव। लेड ये वो मिनरल नहीं है, लेड ये लीड है बेसिकली, लीडरशिप वाला। फुल फॉर्म क्या है? लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन। लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, इंडिया एंड स्वीडन ने स्टार्ट किया ये, राइट। वो इस साइलेंट ऑफ COP27 किसका था ये? टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये ध्यान रखना, राइट। बोल रहे हैं, ओके। तो ये क्या कह रहे हैं? नहीं, ये सॉरी UNFCCC का था, सॉरी माय बैड। हाँ देखो, लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, ये है क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्वीडन ने लॉन्च किया। ये बेसिकली देखो, इसमें टर्म क्या है? ट्रांजिशन। अब ट्रांजिशन याद करो, ट्रांजिशन टर्म हम कहाँ पढ़ते हैं? कहाँ पे? एनर्जी ट्रांजिशन, कि हम फॉसिल फ्यूल से नॉन फॉसिल फ्यूल की तरफ मूव करें। इंडिया के केस में अगर हम देखें, फॉसिल फ्यूल की कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम है, नॉन फॉसिल फ्यूल की कम है। नॉन फॉसिल फ्यूल की कंट्रीब्यूशन कितनी है? 42.5 या 6, मतलब मान लो अराउंड 42% है, ये हमारी कंट्रीब्यूशन है। और हमारा एम क्या है? इसको 2030 तक राइज करना, कि एटलीस्ट 50% तो होना चाहिए शेयर, राइट। ये हमारा एम है। तो एनर्जी ट्रांजिशन बहुत ज़रूरी है, पर एनर्जी ट्रांजिशन करना ईजी नहीं है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल क्या है? एक तो ईजिली अवेलेबल है मार्केट में, देन चीप है। पर व्हेन इट कम्स टू नॉन फॉसिल फ्यूल, स्पेशली सोलर सेक्टर वगैरह, ये कॉस्टली है, टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास, देन हमारे पास साइंटिस्ट नहीं है R&D करने के लिए, देन हम कंपटीशन फेस कर रहे हैं फ्रॉम इम्पोर्टेड गुड्स, ये सब इश्यूज फेस कर रहे हैं। तो अब क्या करें? जो कंट्रीज़ है वो आपस में आ रही है, जैसे इंटरनेशनल सोलर लाइन्स हो गया, ऐसी लेड इनिशिएटिव, IT इनिशिएटिव स्वीडन के साथ है मिलके, कि हम प्रमोट करें एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ और ट्रांजिशन करें। ये है बेसिकली कि एनर्जी को हम प्रमोट करें, ट्रांजिशन टूवर्ड्स नॉन फॉसिल फ्यूल्स, ये ध्यान रखना। अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन। वर्ल्ड ओवर टारगेट क्या है? 2050। इंडिया का टारगेट क्या है? 2070 तक नेट ज़ीरो अचीव करना है, ऑलराइट, ओके। इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ होएगा? इसका होएगा स्वीडन में। स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम, तो वहाँ पे है स्टॉकहोम इन्वायरमेंट इंस्टीट्यूट, स्वीडन में इसका सेक्रेटेरिएट होएगा, ओके। बेसिकली हमारा एम क्या है? पेरिस का एग्रीमेंट में जो टारगेट था वो अचीव करना, क्या? नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन, राइट, ऑलराइट। तो ये आ गया। इंक्रीजिंग रेजिलियंस टू चेंजेस इन क्लाइमेट, एनर्जी सिक्योरिटी, ट्रांजिशन करोगे, इनोवेशन, जॉब क्रिएशन होगी, ये हमारा एम है बेसिकली, सिंपली लो कार्बन ट्रांजिशन, ऑलराइट। तो क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके, क्या कह रहे हैं? इट वॉज लॉन्च बाई द प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन एंड इंडिया विद द सपोर्ट फ्रॉम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। येस, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सपोर्ट कर रहा है, दिस इज ट्रू। इट इज़ अ वॉलंटरी इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग लो कार्बन ट्रांजिशन, ट्रू। सो बोथ आर करेक्ट, सी इज द आंसर, करेक्ट पूछा है, सी इज द आंसर, राइट, ऑलराइट। नेक्स्ट, ग्लोबल शील्ड प्लान। अब देखो, अगर हमें क्लाइमेट चेंज को टैकल करना है, डेवलपिंग नेशंस को हेल्प करना है, तो उनको क्या चाहिए? फाइनेंस चाहिए, अडेप्टेशन फंड चाहिए, मिटिगेशन पर्पज़ के लिए भी फंड चाहिए उन्हें, इन सब के लिए फंड चाहिए, तभी वो क्लाइमेट चेंज को टैकल कर सकते हैं। पर इशू क्या है? डेवलपिंग नेशन का पैसा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पैसा, सपोज इंडिया ही ले लो, इंडिया का कितना मुश्किल होता है, इंडिया इन्वायरमेंट को बहुत कम एलोकेट करता है। इंडिया को देखो डिफेंस के लिए भी पैसा खर्चना है, बिकॉज सिक्योरिटी थ्रेट है, डेवलपिंग नेशंस ट्रस्ट नहीं है नेबर्स के साथ, किसके साथ है किसी के साथ नहीं है। देन सोशल मेजर्स भी देखना है इंडिया को, एजुकेशन हेल्थ, उस पर भी स्पेंड करना है। तो इंडिया के पास बचता ही नहीं इन्वायरमेंट पे स्पेंड करना। देन ऑब्वियसली पुअर है तो सब्सिडीज़ प्रोवाइड करना, ऑलमोस्ट 6% तो हमारा बजट का सब्सिडीज़ में चले जाता है, तो फिजिकल डेफिसिट फेस कर रहा है। तो ऑब्वियसली इंडिया और बाकी ऐसे डेवलपिंग नेशंस क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि जो डेवलपिंग नेशंस है जिनके पास पैसा है वो हमें सपोर्ट कर दें, राइट। तो ऐसी G7 ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ ने क्या किया? ग्लोबल शील्ड लेके आया है, लॉन्च किया है। वो बेसिकली क्या? फंडिंग मैकेनिज्म जो क्लाइमेट से सफ़र कर रहा है, राइट। तो इसमें क्या है? बेसिकली G7 ग्रुप्स किसको स्पॉन्सर करेंगी?
V20 ग्रुप्स, एक नई ग्रुप क्रिएट हुई है जो है वनरेबल ग्रुप ऑफ कंट्रीज, राइट। तो उनको हेल्प करेंगे फंडिंग में। बेसिकली कोई डिज़ास्टर होता है, अभी इंश्योरेंस प्रोवाइड करो, देन रिहैबिलिटेट करना, रिस्पॉन्स करना, रिलीव करना, राइट, ये है। और फर्स्ट कंट्री किसको मिलने वाला है, मतलब गेस करो किसको मिलने वाला है, मतलब इसका रेसिपिएंट। वर्ल्ड ओवर सबसे बड़ा भूखा कौन है, कौन सबसे पहले हाथ फैलाता है कि हमें पैसा दो? यस, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान इज़ द फर्स्ट कंट्री जिसको फंडिंग मिलने वाली है। उसकी खुद की इकॉनमी तो है नहीं हमेशा पे। सो इसका एम क्या, इंश्योरेंस प्रोवाइड करना है, डिजास्टर प्रोटेक्शन फंडिंग, एंड पाकिस्तान विल बी द अमंग द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ फंडिंग फ्रॉम G7 ग्लोबल शील्ड इनिशिएटिव। ये ध्यान रखना, राइट। ऑलराइट, ये मैंने बता दिया। वल्नरेबल 20 ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है, राइट। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करो। क्या कह रहा है? ग्लोबल शील्ड अगेंस्ट क्लाइमेट रिस्क इनिशिएटिव समटाइम सीन इन न्यूज़ इज लॉन्च्ड एट व्हाट? अभी देखे COP27 ऑफ UNFCCC, राइट। कहाँ पे हुई थी? इजिप्ट, शर्म एल शेख। ऑलराइट, नेक्स्ट रॉटरडैम कन्वेंशन। बहुत सारे कन्वेंशन आपने पढ़ेंगे, स्टॉकहोम कन्वेंशन, इसी रॉटरडैम कन्वेंशन। बेसिकली क्या होता है रॉटरडैम कन्वेंशन? स्टैटिक से कि अगर आप कोई भी हैजर्डस मटेरियल क्या कर रहे हो, ट्रांस बाउंड्री मूव कर रहे हो, तो आपको प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेनी पड़ेगी। तो बेसिकली प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर व्हाट पर्पस? ट्रेड इन हैजर्डस मटेरियल। ये इंटरनेशनल ट्रीटी है, राइट। ओके, तो रिसेंटली अभी क्या हुआ था? इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ 2 न्यू हैजर्डस पेस्टिसाइड्स। अब ये नाम याद करना, UPSC ने पहले पूछा हुआ है। ये कंपाउंड है, ये है क्या? पेस्टिसाइड है, कुछ भी है और कंपाउंड, राइट, और प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, जो भी है। तो 2 पेस्टिसाइड्स कौन कौन से? इप्रोडियन एंड टर्बोफॉस। क्या क्या है लिख के याद कर लेना, इप्रोडियन एंड टर्बोफॉस, राइट। तो बेसिकली इनको रॉटरडैम कन्वेंशन के अंडर डाल दिया, बस ये ध्यान रखना। और इसके बारे में क्या पता होना चाहिए, ये लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है, कोई अगर वायलेट करता है तो ऑब्वियसली लीगल एक्शन लिया जाएगा, और इंडिया इसका मेंबर है, राइट, ये ध्यान रखना। लीगली बाइंडिंग, इंडिया एक्सीडेड टू इट। ओके, इनके बारे में देख लेते हैं। इब्रोडियन एंड टर्बोफॉस है क्या? देखो दोनों क्या है? पेस्टिसाइड्स है। सो इब्रोडियन किसको फोकस करता है? बेसिकली फंगस को फोकस करेगा, फंगस को किल करता है। और फंगस कहाँ पे लग रहा है? वाइन्स, फ्रूट्स, ट्रीज एंड वेजिटेबल्स, राइट। और ये क्या? कार्सिजोनिक है, मतलब कैंसर प्रोड्यूसिंग है। ऐसी टर्बोफॉस क्या है? सॉइल इंसेक्टिसाइड है। तो ये बेसिकली हम कौन कौन से प्लांट्स में यूज़ करते हैं? सॉर्गम, मेज, बीट, पोटैटो, आलू, राइट। पर ये क्या है? जब हम एग्रीकल्चर में यूज़ कर रहे हैं, क्या हो रहा है? लीचिंग प्रोसेस हो रहा है, ग्राउंड वाटर में मिक्स हो रहा है, ग्राउंड वाटर मूव कर रहा है कहाँ पे? टुवर्ड्स द रिवर रीजन। अब रिवर में एंटर करेगा ये पेस्टिसाइड भी, टर्बोफॉस, तो उसकी वजह से क्या होएगा? जो वहाँ के एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो अफेक्ट हो रहे हैं, राइट। सो बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है। एंड ऑफ कोर्स अगर ये क्रॉप्स इन हम पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं तो क्रॉप्स भी लेगा, क्योंकि वाटर में मिक्स होगा तो क्रॉप्स अपने अंदर लेगा। तो ऑब्वियसली जब क्रॉप्स फ्रूट्स प्रोड्यूस करेगा, उन फ्रूट्स को एनिमल खाएंगे, तो उसे कह रहा है बायो मैग्निफिकेशन एंड बायो एक्यूमुलेशन फिनोमिना। फूड चेन में एंटर कर रहा है। ऐसे रिवर्स के केस में क्या होगा? बायो कंसनट्रेशन। सो ऑब्वियसली ह्यूमंस भी इफेक्ट हो रहे हैं, राइट। और एक कमेटी बैठी थी इंडिया में, कौन सी? अनुपम वर्मा कमेटी। उसने भी रेकमेंड किया था कि हमें इसको बैन करना चाहिए। नहीं सॉरी, परमिट, इट वाज परमिटेड, बिकॉज हम के इसके लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं। सॉरी, नॉट बैन, परमिटेड, बिकॉज हमारा इकोनॉमिक बेनिफिट दिख रहा है। देखो अगेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला कंसेप्ट वायलेट हो रहा है, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट। तो इकोनॉमिकली हम देख रहे हैं बस, इन्वायरमेंट के एंगल से नहीं देख रहे,
यही बायोडाइवर्सिटी में क्यूनिंगबर्ग डिक्लेरेशन में क्या है कि मेन स्ट्रीम करो बायोडाइवर्सिटी को इकोनॉमिक डिसीजंस में, राइट। तो हम तो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, तो हम तो चाहते नहीं टर्बो फोर्स को बैन करो, राइट। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करो। ऑलराइट, क्या है? बी इज़ द आंसर, लिमिटेड यूज़ ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स। ऑलराइट, डन। ये हम देख चुके हैं, ये अगेन न्यूज़ में थी तो इसलिए रेपिटेटिव टॉपिक हो गया ये। इसमें बस एक पॉइंट हमें देखना है। अभी प्रेजेंट टाइम पे जो हाईसीज को रेगुलेट कर रहा है, कौन कर रहा है? इट इज़ बीइंग रेगुलेटेड अंडर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। वो सब कुछ रेगुलेट करता है। कोई भी एक्टिविटीज़ हो रही है, माइनिंग हो रही है, केबल लेइंग, मूवमेंट ऑफ शिप्स, या आपको कोई एनिमल कैप्चर करना है या कुछ भी करना है, सब इसके अंदर है। ऑलराइट, तो यूएन क्लॉज के बारे में देख लेते हैं। राइट, ये कब थी? 1982 में साइन हुई थी, इंडिया इसका मेंबर है, राइट। ओके, ये क्या डिसाइड करता है? मैरीटाइम जोन्स, कोस्टल लाइन है, राइट, उसके 12 नॉटिकल माइल्स तक क्या हम बोलते हैं? टेरिटोरियल सी। फिर उसके अलग 12 तक कंटिग्यूस जोन, फिर आगे 200 तक क्या है? ये कोस्ट से ही है, कोस्ट लाइन से 200 मीटर तक हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, राइट। दिस इज यू नो। ओके, इंडिया इसका 1982 से इसका मेंबर है, मैंने बता दिया। ओके, देन ये क्या इंश्योर कर रहा है कि हमें ओशन को प्रोटेक्ट करना है। सो ये इंश्योर करता है डेवलप नेशन से डेवलपिंग नेशन तक टेक्नोलॉजी, फंडिंग, ये सब ट्रांसफ़र हो, ये इंश्योर करता है, राइट। ओके, तो ये रीड कर सकते हो, ये मैंने बता दिया आपको, राइट। ओके ओके, अभी रिसेंटली एक बुक इशू हुई है, कौन सी? अनकन्वेंशनल वाटर रिसोर्सेज। बेसिकली अगेन इट इज़ इन ट्यून विद वर्ड ब्लू इकॉनमी। देखो, आज हमने जितने देखे हैं सबके अब एक ओशन की तरफ भाग रहे, लैंड की तरफ बात ही नहीं कोई कर रहा, सब ओशन के रिसोर्सेज यूज़ करो। तो अनकन्वेंशनल वाटर रिसोर्सेज, ये बुक किसने कंपाइल की है? पहले नाम पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर वाटर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ, पहली बॉडी। सेकेंड बॉडी, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ मटीरियल फ्लक्सेस एंड ऑफ रिसोर्सेज, सेकेंड बॉडी। थर्ड, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड। इन 3 बॉडीज़ ने, ये नाम याद कर लेना, यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर वाटर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ, यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ मटीरियल फ्लक्सेस एंड ऑफ रिसोर्सेज, थर्ड इज यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो फाओ तो आ ही सकता है, फाओ के नाम से तो आ ही सकता है, राइट। ओके, तो ये क्या कह रहे हैं? वाटर रिसोर्सेज, वाटर से रिसोर्सेज कैसे हम यूज़ कर सकते हैं? देखो, एक तो वाटर में क्या है? एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। देन वाटर में क्या? सलाइन वाटर है, सॉल्ट्स है, वो यूज़ कर सकते हैं हम, राइट। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है तो सॉल्ट यहाँ से आ रहा है। ब्रैकिश वाटर, ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स होंगे। देन एग्रीकल्चर ड्रेनेज वाटर, जो एग्रीकल्चर से वाटर आ रहा है उसमें भी तो न्यूट्रिएंट्स है, उसकी वजह से यूट्रोफिकेशन फिनोमिना हो रहा है, बिकॉज नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंटर कर रहा है ओशन बॉडी में, यूट्रोफिकेशन। तो हम नाइट्रोजन फॉस्फोरस एक्सट्रैक्ट करके उसको फर्टिलाइजर में डाल के फिर से प्लांट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, बिकॉज इंडिया के मैक्सिमम सॉइल में क्या नाइट्रोजन फॉस्फोरस मिसिंग है, तो हम रिसाइकल कर सकते हैं। देन जो वेस्ट वाटर इंडस्ट्री से आ रहा है उसको भी रिसाइकल करके हम यूज़ कर सकते हैं एज अ ग्रे वाटर। तो वाटर रिसोर्सेज की एप्लीकेशन बहुत है, राइट, ये ध्यान रखना। तो हमें क्या बेसिकली इनकी अभी क्या क्वालिटी डिक्रीज़ हुई है ना, तो हम क्वालिटी फिर से राइज कर सकते हैं अगर हम ट्रीटमेंट प्रोसेस सही करते हैं, राइट। ये है। सो बेसिकली इस बुक ने, कौन सी बुक? अनकन्वेंशनल वाटर रिसोर्सेज, इसने 6 कैटेगरीज आइडेंटिफाई किए कि हम कैसे वाटर रिसोर्स को टैप कर सकते हैं। एक तो क्या? हार्वेस्टिंग वाटर, कैसे? जो वाटर आ रहा है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है, उसको हम टैप करें। तो एयर है, ग्राउंड में जो वाटर है हम वाटर वो टैप कर सकते हैं। बारिश नहीं हो रही तो क्लाउड सीडिंग करो, राइट। सिल्वर नैनो पार्टिकल्स यूज़ करते हैं हम क्लाउड सीडिंग के लिए, राइट। फॉग को हार्वेस्ट करो, फॉग से भी बहुत बेनिफिट होते हैं। कुछ प्लांट्स को अगर ग्रो करना है, जैसे कॉफ़ी प्लांट्स होते हैं, उनको ग्रो करना है तो फॉग चाहिए जो शील्ड करता है डायरेक्ट सनलाइट से, तो फॉग को भी हार्वेस्ट कर सकते हैं।
फॉग होता क्या है, लो हाइट क्लाउड से, राइट। देन हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, कैचमेंट्स बिल्ड करें, ये वाटर रिसोर्सेज हम यूज़ करते हैं। स्टोरेज देखो डायग्राम में शो कर रहा है, तमिलनाडु तो क्वाइट फेमस है इस चीज़ के लिए, राइट। देन हम डिसैलिनेशन, जो मिनरल्स आ रहे हैं उसमें से रिमूव करें और यूज़ करें, राइट। देन फ्रेश वाटर ख़त्म हो रहा है, अभी हमने देखा मेल्टिंग आइस, तो मेल्टिंग आइस क्या है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। वो आइस मेल्ट करे तो ऑब्वियसली सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर ख़त्म हो रहा है, तो हम टेक्नोलॉजीज लेके आए कि हम जो ग्राउंड वाटर है उसको यूज़ करें, इवन ओशन के वाटर को यूज़ कर सकते हैं। देन रीयूजिंग ऑफ म्यूनिसिपल एंड एग्रीकल्चर वेस्ट वाटर, राइट। देन वॉट, अब देखिए अच्छी टेक्नोलॉजी लेके आए कि जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ पे हम क्या करें, शिप पानी से भर के लेके जा रहे हैं और हम उस एरिया में पानी ले जाएं। जैसे वाटर ट्रेन्स मूव करती हैं, ऐसी वाटर शिप्स मूव करो, या फिर हम क्या करते हैं, आइसबर्ग ही ले जाओ वहाँ पे। जैसे लद्दाख रीजन में है, लद्दाख रीजन में क्या है, वहाँ पे वाटर को कैप्चर किया जाता है कैसे, आइसबर्ग्स, आइस को हम फ्रोज करते हैं, वाटर को फ्रोज किया आइस फॉर्म में, और फिर उस आइस को यूज़ करते हैं समर्स में फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। पर इशू क्या है, आइस शिप ब्लास्ट से क्या होता है, इन्वेजिव स्पीशीज़, ये सबसे बड़ा इशू है। इंडिया में ऐसे ही स्प्रेड हुआ है वाटर ह्यासिंथ, ऑल दो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था, पर अब शिप ब्लास्ट की वजह से भी बहुत सारे इन्वेजिव स्पीशीज स्प्रेड हो रहे हैं इंडिया में। वन ऑफ द रीज़न क्या है, जो गल्फ ऑफ मन्नार में 21 इंपॉर्टेंट आइलैंड्स है अनइनहेबिटेड, वहाँ पे कोरल्स खराब वो हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, डेड हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ शिप ब्लास्ट, इन्वेजिव स्पीशीज स्प्रेड हो रही है, राइट। देन रेन वाटर को कैप्चर करो, पूरा रेन वाटर कैप्चर नहीं होता ना, कुछ ही सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर में जाता है, बाकी सारे एवेपोरेट हो जाता है, तो उसको कैप्चर कर लो, राइट। ये है 6 मेजर्स। सो दिस इज़ अ गुड थिंग, न्यू टेक्नोलॉजीज आएंगी, अब हमें न्यू डायमेंशंस पता चल गई कैसे हम अनकन्वेंशनल वाटर को रिसोर्सेज को टैप कर सकते हैं, राइट। तो इसमें R&D प्रमोट करो, पैसा दो, अप्रोचेस लेके आओ, मल्टी डायमेंशनल अप्रोचेस एंड ऑल, राइट। ऑलराइट, क्वेश्चन सॉल्व करो। क्या करें, मेन पर्पस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज रिचार्ज दी व्हाट, सिंपल ग्राउंड वाटर, डी इज द आंसर। ऑलराइट, UN एनर्जी प्लान ऑफ एक्शन टुवर्ड्स 2025, ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस, वाई, रशिया ग्लोबल एनर्जी सप्लाई करता है, उसने रोक दिया, तो यूरोप सफ़र किया, इंडिया वैसे ही डिपेंडेंट है। देन हमारे एम के फॉसिल फ्यूल से नॉन फॉसिल फ्यूल्स की तरफ मूव करना, तो इसी के लिए UN ने लॉन्च किया प्लान ऑफ एक्शन टुवर्ड्स 2025, बस, राइट। ओके, देन साथ में क्या लॉन्च किया, एनर्जी कॉम्पैक्ट एक्शन नेटवर्क, UN एनर्जी प्लान ऑफ एक्शन, एनर्जी कॉम्पैक्ट एक्शन नेटवर्क, ये के डेवलपिंग नेशंस को सपोर्ट करने के लिए जो नॉन फॉसिल फ्यूल्स और से क्लीन एनर्जी की तरफ मूव करना चाहते हैं। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्लेज कितना गया, $600 बिलियन का, राइट। अभी मैंने बताया था SDG कौन सा था एनर्जी वाला, 7, अफोर्डेबल रिलायबल एंड मॉडर्न एनर्जी सर्विसेज। ये UPSC ने पूछा भी था GS3 के मेंस में कि इसकी डेफिनेशन क्या है, कि एनर्जी शुड बी अफोर्डेबल, रिलायबल एंड मॉडर्न एनर्जी, नॉन फॉसिल हो, अनकन्वेंशनल हो एनर्जी, रिलायबल सप्लाई, रिलायबल हो और कॉस्टली ना हो, राइट। अभी देख लो ऑयल पेट्रोल का कितना पैसा महंगा हो रखा है, कहाँ 2 साल पहले 3 साल पहले 70 रुपीज़ का था पेट्रोल, अब ऑलमोस्ट 100 टच कर गया हर जगह। तो इज इट अफोर्डेबल, नो, राइट। और क्या एम है हमारा, रिलायबल हो, मॉडर्न एनर्जी, तो मिक्स ऑफ एनर्जी यूज़ करो, क्या, रिन्यूएबल विद नॉन रिन्यूएबल, दैट मीन्स फॉसिल एंड नॉन फॉसिल फ्यूल को, राइट। एंड एट द सेम टाइम एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूव करो, ओके। तो ये कौन सी बॉडी थी, UN एनर्जी। तो UN एनर्जी के बारे में देख लेते हैं। UN है तो दैट मीन्स यूनाइटेड नेशन की बॉडी है ये, कौन सी, फील्ड ऑफ एनर्जी, किसने सेटअप किया, UN सिस्टम चीफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड। तो बेसिकली UN एनर्जी किसको रिपोर्ट करता है, CEP को, राइट। UN चीफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड फॉर कोऑर्डिनेशन इसको सपोर्ट और रिपोर्ट करता है, ऑलराइट, ये ध्यान रखना। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वही UN SDG 7 अचीव करना, राइट।
और क्लियर, ये मैंने बता दी। यूएन की बॉडी ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन होगी इंटर गवर्नमेंट वगैरह। डन। ओके, फर्स्ट मूवर्स कोलिशन, अब ये न्यू बॉडी है। पहले एक बार इसको देख लेते हैं, एनर्जी कॉम्पैक्ट एक्शन नेटवर्क, ये भी लॉन्च की है, राइट। इसका एम क्या है, वही क्लीन एनर्जी प्रमोट करना। ऑलराइट, एनर्जी कॉम्पैक्ट एक्शन नेटवर्क किसने लॉन्च किया, यूएस एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। इसका एम क्या है, डीकार्बनाइज 7 हार्ड टू अबेट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, जैसे आयरन एंड स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर हो गया, जो पूरे कार्बन पे डिपेंडेंट है, कोल पे डिपेंडेंट है, तो इनको हम डीकार्बनाइज करें। यहाँ पे एनर्जी एफिशिएंसी लेके आए, कोल गैस यूज़ करें, धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करें, जैसे आयरन एंड स्टील में मिनी स्टील प्लांट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, राइट। तो कौन कौन सी, वही अभी बताया, एल्यूमिनियम, एविएशन, एरोप्लेन वाला एविएशन, केमिकल, शिपिंग, स्टील, ट्रकिंग सेक्टर, ये रिस्पॉन्सिबल 30% ऑफ ग्लोबल एमिशंस, इनको रोकना, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे फॉर व्हाट पर्पस, नेट जीरो ट्रांजिशन। ऑलराइट, ओके, यही सेम ऑब्जेक्टिव्स किसके हैं, फर्स्ट मूवर्स कोलिशन स्टीयरिंग बोर्ड, राइट। तो ये स्टीयरिंग बोर्ड किसका है, एनर्जी कॉम्पैक्ट एक्शन नेटवर्क का, तो इंडिया ने ज्वाइन किया, राइट। तो किसका इनिशिएटिव है, यूएस एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। ऑलराइट, क्वेश्चन सॉल्व करो। Yes, it aims to decarbonize the heavy industry and long distance transport sector. True. It is an initiative of the World Travel and Tourism Council. ये रॉन्ग है, किसका है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एंड यूएस का। सो ही इज करेक्ट, राइट। ऑलराइट, इंटरनेशनल प्लांट बेस्ड फूड वर्किंग ग्रुप। सो अभी एक न्यू ग्लोबल बॉडी सेटअप की है टू सपोर्ट प्लांट बेस्ड फूड सेक्टर। क्या है, इंटरनेशनल प्लांट बेस्ड फूड वर्किंग ग्रुप। ओके, तो ये एसोसिएशन है, इसका मेंबर इंडिया भी है, 7 कंट्रीज से बना है, राइट। और प्लांट बेस्ड फूड मतलब जैसे आप स्ट्रॉबेरी यूज़ कर रहे हो, उससे क्या बना रहे हो, जैम बना रहे हो, सो ये प्लांट बेस्ड फूड होता है, राइट। तो इसमें हम क्या क्या यूज़ करने वाले, फ्रूट, वेजिटेबल्स, ग्रीन्स, ये सब, राइट। और इसमें प्लांट बेस्ड फ्रूट में एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें ये क्या है, कम्प्लीटली प्लांट बेस्ड होगा, इसमें आप कोई केमिकल यूज़ नहीं करने वाले, ऑयल नहीं यूज़ करने वाले, जैसे हम वेजिटेबल ऑयल, एनिमल ऑयल, ये सब यूज़ करते हैं, कुछ नहीं करेंगे। ये क्या, सिंपली फूड्स मेड फ्रॉम द प्लांट्स दैट कंटेन नो एनिमल ड्राइव्ड इंग्रेडिएंट्स, बेसिकली वीगन्स के लिए, ये वीगन फूड प्रमोट करने के लिए, राइट। ये ध्यान रखना, राइट। ओके, देन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन कहाँ हुई थी, अबिडजान, अभी देखा हमने, राइट। और कहाँ पे है, किसका कैपिटल है ये, कोटे डी आइवोर। बताओ मुझे ये कहाँ पे है, कोटे डी आइवोर। ओके, इसका COP 15 हुआ था लास्ट ईयर, अबिडजान, राइट। ओके, अबिडजान कोटे डी आइवोर में। तो ये क्या बेसिकली इंटर गवर्नमेंटल है, मेडअप ऑफ गवर्नमेंट्स एंड कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी, जैसे EU, यूरोपियन यूनियन। और जो इसकी मीट होती है हर 2 साल में होती है, बाइनल मीट होती है, कब से हो रही है, 2001 से, तभी इसकी अभी 15 ही पहुँच जाइए। तो अभी 14 सेशंस हुए, अभी 15 था, राइट। याद करो 14 सेशन जो इसका लास्ट था वो कहाँ पे था, इंडिया में था 2019 में, और अब इसका 2022 में हुआ, राइट। ओके, अब इसका फोकस क्या है, वही टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, दैट मीन्स जो वर्ल्ड ओवर लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, लैंड रिस्टोरेशन करनी है, ड्रॉट कंडीशन, ये सब। इसकी एक अच्छी बात क्या थी, अबिडजान डिक्लेरेशन हुआ था, उसमें इसने इस बार बोला, ये शायद पहले भी बताया था मैंने, अबिडजान डिक्लेरेशन में क्या था कि आप लैंड डिग्रेडेशन को तो रोको, राइट, नेट ज़ीरो लैंड डिग्रेडेशन तो अचीव करना है, पर साथ में आपके जेंडर एस्पेक्ट भी लाना है, जेंडर इक्वालिटी भी प्रमोट करो। तो अब इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को जेंडर के एंगल से भी देखा जा रहा है, ये ध्यान रखना, राइट। अबिडजान डिक्लेरेशन की ये इंपॉर्टेंस,
ऑलराइट, ये मैंने बता दिया आपको। लास्ट टाइम इंडिया ने होस्ट किया था 14 सेशन। अबिरचान इस बार जेंडर इक्वालिटी प्रमोट किया, राइट। ओके, इसके बारे में देख लेते हैं। कन्वेंशन के बारे में 1994 में हुआ था। ये वर्ल्ड की अकेली लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो लिंक करती है किसको, इन्वायरमेंट को डेवलपमेंट के साथ। तो आप बोल सकते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इम्प्लीमेंट करने वाली अकेली इंटरनेशनल लेवल पे जो एग्रीमेंट है, सोली एंड लीगली, दो टर्म है, सोली एंड लीगली। कौन सी है? ये वाली, ये ध्यान रखना। और ये मेनली फोकस कहाँ करती है? ड्राई लैंड वाले रीजन्स में, बिकॉज वहीं पर ही हमें डेजर्टिफिकेशन दिख रही है, राइट, वो कॉम्बैट करना है। और कितने मेंबर्स इसके? 187। बॉटम अप अप्रोच करता है, दैट मीन्स पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल। और यू कैन से जन आंदोलन जो इंडिया में आजकल चल रहा है। तो लोगों को यूज़ करो, लोगों की पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है टू टैकल दीज इशूज़। ऑलराइट, क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके, क्या कह रहे हैं? इट एम्स टू प्रमोट इफेक्टिव एक्शन थ्रू इनोवेटिव एंड नेशनल प्रोग्राम्स एंड सपोर्टिव इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स। ट्रू। जैसे एग्जांपल पॉन्ड चैलेंज हो गया। इट हैज़ अ स्पेशल पर्टिकुलर फोकस ऑन साउथ एशियन नॉर्थ अफ्रीकन रीजन्स एंड इट्स सेक्रेटेरिएट फैसिलिटेट्स द एलोकेशन ऑफ मेजर पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू इट्स रीजन्स। तो ये रॉन्ग है। ये बेसिकली कहाँ फोकस कर रहा है? मेनली अफ्रीका पे कर रहा है, और जो ड्रॉट प्रोन रीजन्स है वहाँ पे मेनली फोकस करता है ये। तो वर्ल्ड ओवर जहाँ पे ड्रॉट और डेजर्टिफिकेशन है, ये ध्यान रखो। सेकंड इज रॉन्ग। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। इट इज़ कमिटेड टू बॉटम अप अप्रोच एनकरेजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल इन कॉम्बैटिंग द डेजर्टिफिकेशन। ये भी बताया मैंने, इज ऑल्सो ट्रू। सो डी इज़ द आंसर, सॉरी सी इज़ द आंसर, बिकॉज स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, राइट। मेनली कहाँ फोकस कर रहे हैं? जहाँ पे सीरियस ड्रॉट कंडीशन है। साउथ एशिया में सीरियस ड्रॉट नहीं है ना, राइट। ओके, नेक्स्ट, ट्रीटी ऑफ द हाई सीज। अब ये न्यूज़ में है, देखो हम ओशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये भी साइन करने वाले हैं। ऐसी ट्रीटी ऑफ द हाई सीज, मतलब हाई सीज में आप रेगुलेट करो क्या? यूज़ ऑफ मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन है। बेसिकली बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, ये BBNJ हाई सीज रीजन जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल से आके हाई सीज वहाँ पे यूज़ करना। तो उसके लिए हम क्या ला रहे हैं? ट्रीटी ऑफ हाई सीज। ये अभी ड्राफ्ट है, ध्यान रखना। और तो इसकी कॉन्फ्रेंस हुई थी कि हम कैसे कंक्लूड करें, अभी हुई नहीं है, बात चल रही है बस। तो एम क्या है? ये यूनाइटेड नेशन के अंडर हो रही है ट्रीटी ऑफ द हाई सीज। ऑब्जेक्टिव कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वेयर BBNJ beyond national jurisdiction, or you can say biological diversity beyond national jurisdiction। ओके, तो UN के अंडर है, मतलब ऑब्वियसली UN क्लॉज के अंडर रहेगा। और हाई सीज एरिया को फोकस करता है ये, दैट इज बियॉन्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, राइट। बाकी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी प्रमोट करो तो ऑफकोर्स कैसे करोगे? प्रोटेक्टेड एरिया सेटअप करोगे, दैट मीन्स एरिया बेस्ड कंजर्वेशन, राइट। कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करोगे, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, वही सेम चीज़ें जो पहले हमने पढ़ी थी स्टार्टिंग ऑफ दिस सेशन, राइट। तो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ UN क्लॉज हाई सीज को कवर करेगा, राइट। ये मैंने बता दिया। एरिया बेस्ड मैनेजमेंट टूल्स, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज हम सेटअप कर रहे हैं, राइट। अभी चल रहा है न्यूज़ में मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज 2 हमने सेटअप अंटार्कटिका में करने हैं, 2 कर दिए और प्रपोज है। कौन कौन से 2 एरियाज हम कर चुके हैं? पहले ही बताया था मैंने, मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज कौन कौन से हम कर चुके हैं अंटार्कटिका में सेटअप, और कौन से प्रपोज एरियाज है। तो अंटार्कटिका के रीजन है ये न्यूज़ में, ध्यान रखना। कैपेसिटी बिल्डिंग, राइट। ओके, नेक्स्ट, हाई सीज़ के लिए एक बॉडी सेटअप की हुई है IUCN ने, हाई सीज अलायंस 2011 में हुई थी, ऑलराइट। तो ये क्या? पार्टनरशिप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप्स, NGOs वगैरह इन सब की है, राइट। तो बेसिकली कौन कौन है? IUCN प्लस 40+ NGOs, इन्होंने स्टार्ट किया है हाई सीज अलायंस ताकि उसको प्रोटेक्ट कर सके, ऑलराइट। तो हाई सीज ट्रीटी UN के अंडर है, हाई सीज अलायंस IUCN प्लस 40+ NGOs, ये ध्यान रखना, ऑलराइट। ये क्वेश्चन
ओके क्या करें, देयर इज ऑफन अ फॉर्मल रिव्यू एंड लाइसेंसिंग प्रोसीजर्स फॉर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये करते हैं, ट्रू, हु वुड नॉट कैरी आउट सच अ प्रोसीजर, द प्रोपोनेंट ऑफ अ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ट्रू, वो नहीं करेगा, गवर्नमेंट करती है, पब्लिक करती है, वही रिव्यू करती है ना, और नॉट प्रोपोनेंट ऑफ द डेवलपमेंट। मैं प्रोजेक्ट सेटअप करूँ, मैं ही रिव्यू करके दूँ कि उसका, और मैं तो ऑब्वियसली यही बोलूँगा कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट नहीं हो रहा उसका, नहीं, सो ए इज़ द आंसर। ऑलराइट नेक्स्ट, IUCN ग्रीन लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व्ड एरियाज। देखो ये मैंने आपको पहले ही बताया था जब हमने प्रोटेक्टेड एरियाज़ किया था इवन स्पीशीज़ के टाइम पे, कि IUCN की रेड लिस्ट है, पर न्यूज़ में क्या थी, ग्रीन लिस्ट। तो ग्रीन लिस्ट अब हम डिटेल में पढ़ लेते हैं अभी। ये IUCN ने अभी इंट्रोड्यूस किया है, IUCN ग्रीन लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व्ड एरियाज। ये है क्या, बेसिकली ये क्या शो करता है पैरामीटर बेसिस पे कि जो एरिया है उसको किस लेवल की प्रोटेक्शन मिली हुई है। पहली बात प्रोटेक्शन मिली हुई है, और अब हम मेजर्स ले रहे हैं तो कितना वो रिकवर हो चुका है। तो अगर सपोज 0 है या 100 है, तो अगर सपोज आ रहा है उसकी वैल्यू 30%, दैट मीन्स 70% हम रिकवर कर चुके हैं, 30% अभी भी रहता है उसका एरिया रिकवर होना, कि दैट मीन्स 30% ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज अभी भी अचीव नहीं हुई उसकी, ये कहता है वो। तो बेसिकली हम ये किस पे पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जो मैनेजमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज है वो कैसे वर्क कर रही है। अगर स्कोर 0 है दैट मीन्स वो प्रोटेक्टेड एरियाज प्रॉपर्ली मैनेज्ड है और प्रॉपर्ली इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। पर अगर वैल्यू 0 से जैसे जितना दूर होता रहेगा मतलब उतनी लेवल की प्रोटेक्शन उसे ज़रूरत है, राइट। सो इट इज़ अ फर्स्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस फॉर एरिया बेस्ड कंजर्वेशन, राइट। तो इसमें सब कवर होता है, नेशनल पार्क, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कम्युनिटी कंजर्व्ड एरियाज, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सब कवर होंगे। ओके, तो बेसिकली क्या ये फोकस किस पे कर रहा है, मैनेजमेंट। क्या जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपरली एरिया को कंजर्व कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। ऑलराइट, सो इट इज़ objective to provide a global benchmark to assess whether protected and conserved areas are achieving successful conservation outcome, ये इसका है, through effective governance। तो अगर आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर बनेगा तो आपका जो आउटकम होएगा और जो अप्रेजल होएगा वो इसके बेसिस पे होगा कि आप क्या प्रोटेक्टेड एरिया को प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट कर पा रहे हो, मैनेजमेंट कर पा रहे हो, राइट। ये है ओके। तो अभी इसमें क्या है, IUCN ग्रीन लिस्ट में टोटल 59 साइट्स है 16 कंट्रीज से। एक अच्छी बात आपके लिए ये है कि अभी तक इसमें कोई इंडियन साइट नहीं है, तो जो अगर नहीं है तो आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, पर फ्यूचर में ऐड होगी तो फिर याद करनी पड़ेगी, राइट। ये ध्यान रखना। तो क्राइटेरिया क्या रहेगा, ये मैंने बता दिया आपको, नो इंडियन लिस्ट। क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिंपली गुड गवर्नेंस, डिज़ाइनिंग, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ये 4 क्राइटेरिया रहेंगे। यही रहते हैं इसीलिए गवर्नेंस में हम यही देखते हैं, है ना। राइट, ऑलराइट, ओके। ऐसे ही हम लिखे ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीशीज़, सिर्फ प्रोटेक्टेड एरियाज नहीं है, स्पीशीज़ के लिए भी है। तो स्पीशीज़ के लिए 2 है, रेड लिस्ट एंड ग्रीन लिस्ट। तो ग्रीन लिस्ट से क्या पता चले, अभी IUCN प्रिपेयर कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि स्पीशीज़ क्या रिकवर हो चुका है या नहीं हो चुका, राइट। ये इस चीज़ का बताएगा ये। तो इसको हम कैसे मेजर करते हैं, 0 to 100% देखते हैं, राइट। अगर सपोज स्पीशीज़ का ग्रीन लिस्ट स्टेटस क्या है, 60%, दैट मीन्स 60% रिकवर हो चुका है वो स्पीशीज़, 40% अभी भी रहता है, ये मीनिंग है इसका। अगर 0% है दैट मीन्स दैट स्पीशीज़ हैज़ गॉन एक्सटिंक्ट, 100% है दैट मीन्स दैट स्पीशीज़ हैज़ फुली रिकवर्ड, ये ध्यान रखना। ग्रीन लिस्ट ऑफ IUCN फॉर स्पीशीज़ पर्पस। तो स्कोर इसका 0 to 100% रहेगा, ऑलराइट। तो फुली रिकवर्ड मतलब जहाँ जहाँ उसका होम रेंज है, होम रेंज मीन्स कहाँ कहाँ वर्क मिलता है, तो वहाँ वहाँ पे क्या वो हर जगह पे है और उसे कोई थ्रेट नहीं फेस हो रहा ह्यूमन से, नेचुरल फैक्टर्स जो भी है, तो ये है बेसिकली फुली रिकवर्ड। होम रेंज में वो प्रॉपर्ली अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रहा हो, एपेक्स प्रेडेटर है या फूड चेन है कहीं और अप्लाई करता है, फिर ऑटोट्रॉफ है, खाना प्रोड्यूस कर रहा है, प्रॉपर अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहा है इकोसिस्टम के, राइट। उसकी गुड नंबर ऑफ पॉपुलेशन हो तो ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीशीज मिलता है उसे। तो क्राइटेरिया के 3, fully recovered, that means present in all parts of its ranges, viable population and performing its ecological function, right।
स्कोर मैंने बता दिया 0 to 100%, राइट। तो ये ध्यान रखना, रेड लिस्ट अलग है, ग्रीन लिस्ट अलग है। ये आ गया, रेड लिस्ट इज डिफरेंट, वो बता रहा है क्या थ्रेट फेस कर रहा है। ग्रीन लिस्ट क्या बता रहा है, कितना रिकवर हो चुका है, ध्यान रखना, राइट। सो रेड लिस्ट इज टेलिंग अस अबाउट द असेसिंग द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। और रेड लिस्ट क्या पता है, 9 कैटेगरीज वो अलग है। नॉट इवैल्यूएटेड, डाटा डिफिशिएंट, लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड एंड फाइनली एक्सटिंक्ट। फाइनली एक्सटिंक्ट पता ना, वॉली मैमथ न्यूज़ में है, ये रे वॉली मैमथ, पैसेंजर पिजन, ग्राउंड स्लॉथ, टैस्मेनियन टाइगर भी न्यूज़ में था अभी, कि इसका हम ट्राई कर रहे हैं कि फिर से इसको रिक्रिएट कर सके, राइट। डोडो न्यूज़ में रहता है, सैबर टूथ कैट, डायनासोर तो ऑफकोर्स पता ही है सबको, एंड गोल्डन टोड। तो ये तो आपको पता ही होने चाहिए एक्सटिंक्ट वाले, राइट। ये देख लो एक बार। ऑलराइट, नेक्स्ट फायर रेडी फॉर्मूला, ये है क्या? देखो वर्ल्ड ओवर क्या हो रहा है, अगर आप देखो वर्ल्ड ओवर आपने देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया में अभी इंसिडेंट हुए थे फॉरेस्ट फायर के, इंडिया में इंसिडेंट्स इतने होते रहते हैं। अभी समर्स आएंगी तो क्या आएगा, ईस्टर्न इंडिया, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड वाला रीजन, हिमालयास, उत्तराखंड रीजन, नॉर्थ ईस्ट में, देन इवन वेस्टर्न घाट्स के कुछ पार्ट, वहाँ पे क्या समर्स में हमेशा फॉरेस्ट फायर होती है वर्ल्ड ओवर। देन कैलिफोर्निया वाले रीजन में हमेशा मिलती है। देन अमेजोन फॉरेस्ट में भी फॉरेस्ट फायर हो रही है, हमने देखा था लास्ट ईयर। सो वर्ल्ड ओवर, इवन यूरोप में भी, बिकॉज यूरोप में भी क्या हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, हीट वेव कंडीशन दिखी थी। सो वर्ल्ड ओवर क्या हो रहा है, फॉरेस्ट फायर इंक्रीज हो रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट हो रही है, वाइल्ड लाइफ इम्पैक्ट हो रहा है, डिक्लाइन हो रही है। सो उसको टैकल करने के लिए हम क्या लेके आए, फायर रेडी फॉर्मूला। कौन लेके आए ये, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम UNEP लेके आया है, राइट, फायर रेडी फॉर्मूला। तो फायर रेडी फॉर्मूला में है क्या, वो कह रहे हैं कि आप देखो, आप जब प्लानिंग वगैरह कर रहे हो, मैनेजमेंट कर रहे हो, देन फायर फाइटर्स को भेज रहे हो, तो वो कह रहे हैं कि 60% टाइम अपना जो फॉरेस्ट फायर को मैनेजमेंट में लगा रहे हो, वो आपका जाना चाहिए प्लानिंग, प्रिवेंशन, प्रिपेयरनेस एंड रिकवरी में। सिर्फ 34% टाइम आपका रिस्पॉन्स में जाना चाहिए। तो वो बोल रहे हैं कि बेसिकली आप एक्टिवली इन्वॉल्व हो, तो प्रॉपरली प्लानिंग करो, मैक्सिमम टाइम प्लानिंग में दो, फोर्सेस को तैयार करो, प्रिपेयर करो, प्रिवेंशन मेजर्स लो, मिटिगेशन मेजर्स लो, वहाँ पे जाना चाहिए। रिस्पॉन्स आपका सिर्फ 34% टाइम देना चाहिए, राइट। पर जैसे अभी हम भी बोल रहे हैं कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए हमें एक्टिव पॉलिसी बनानी चाहिए, वी शुड मूव फ्रॉम पैसिव टू एक्टिवनेस। अभी तक हम इंडियंस क्या करते थे, हम रिएक्टिव थे, कि इंसिडेंट होएगा फिर हम सोचते रहे अच्छा इसको कैसे मैनेज करना है। नहीं, पहले इंसिडेंट होने से पहले ही आप स्टेप्स लो, ताकि फिर इंसिडेंट होएगा तो आपके लिए ईजी होएगा, कम टाइम में आप प्रॉपर्ली मैनेज कर लोगे और वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन, सब कुछ आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, राइट। साथ में ये क्या बोल रहा है, फायर रेडी फॉर्मूला, आप इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पे भी कोऑर्डिनेशन बिल्ड करो। सिर्फ ये नहीं कि एक एंटिटी सॉल्व कर रही है, टैकल कर रही है, कोऑर्डिनेशन भी दिखनी चाहिए, राइट। ये है बेसिकली। तो और अभी प्रेजेंटली क्या हो रहा है, प्लानिंग से लेस देन 1% ऑफ वो लेता है शेयर, तो हमें प्लानिंग पे भी फोकस करना चाहिए। सो ट्रू कॉस्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ क्या होता है, वाइल्ड फायर, फाइनेंशियल कॉस्ट, सोशल कॉस्ट, इन्वायरमेंटल कॉस्ट, ये सब को ध्यान में रख के प्लानिंग करो प्रॉपर। एंड फ्यूचर ऑफ कॉस्ट, फॉरेस्ट फायर इंक्रीज होगा बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो कॉस्ट भी इंक्रीज होगी ऑफ कोर्स। सो अभी से ही बेस्ट है कि अभी से ही आप क्या करो, 60% टाइम अपना किस पे स्पेंड करो, प्लानिंग, प्रिवेंशन, प्रिपेयरनेस, रिकवरी पे। सिर्फ रिस्पॉन्स पे 34% होना चाहिए, तभी हम इफेक्टिवली वर्क कर सकते हैं। दिस इज द मेजर प्लान, ऑलराइट। ओके फ्रेंड्स, आई होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल, राइट। अब आपको पता चल गया इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स, नेशनल लेवल भी कर दिया हमने, इंटरनेशनल लेवल भी। आपको सिर्फ अब वीडियो देखनी है, PDF आपको मिल जाएगी, राइट। इसकी उड़ान 500+ इन्वायरमेंट की PDF अवेलेबल होगी, तो उसमें सारे टॉपिक्स कवर्ड है, तो वो एक साइड कंबाइंड आपको PDF मिली होगी, तो आप उसमें से पढ़ो। कोई इशू होता है कमेंट सेक्शन में बताओ, राइट। ऑलराइट, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे हेड। कोई इशू होता है फील फ्री टू अप्रोच अस, राइट। हमने मेहनत कर दी अपने एंड से, अब आप अपने एंड से मेहनत करो, रिवाइज करो,
आई डोंट थिंक सो ये सेशन अभी 1 घंटा लिया है, पर जब आप पढ़ोगे सेकेंड टाइम इसको 30 मिनट्स लगे, थर्ड टाइम फोर्थ टाइम पढ़ोगे तो आगे से सिर्फ 5 मिनट्स का ही रह जाएगा टॉपिक। हार्डली कितनी ऑर्गेनाइजेशंस की हमने, हार्डली 10 to 12 ऑर्गेनाइजेशंस की है। तो आपको सिर्फ उसका क्या क्या देखना है कि एक तो उसका ऑब्जेक्टिव, देन कब सेटअप हुई, इसके मेंबर्स, राइट, और इंडिया इसका मेंबर है या नहीं है, बस यही देखना है और कुछ नहीं देखना। तो इट टेक्स हार्डली 5 to 10 minutes टू रिवाइज ऑल दिस थिंग्स। ऑलराइट, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे अहेड, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ऑलराइट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रीलिम्स 2023। ओके, थैंक यू सो मच।